नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एंड घटना चक्र से कर रहे हैं। हमने गवर्नर जनरल तक का जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया है और अब हम शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। एंड इसके अलावा हम लोग देखेंगे 1857 का जो लड़ाई है उसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले कल छठ होने वाला है, छठ पूजा, और इसीलिए आप सब बिहार वासियों को इन पार्टिकुलर छठ पूजा की ढेर सारों बधाइयाँ, और पूरे इंडिया वासियों को इन जनरल छठ पूजा की ढेर सारों बधाइयाँ। ठीक है दोस्तों, आप छठ है और आप बिहारी है और छठ से लगाव नहीं है तो आप बिहारी है नहीं। ठीक है, तो जरूर इससे लगाव रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं और शुरू करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, है ना। तो इससे पहले कुछ ब्रीफिंग आप लोग बताते हैं एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ बात किया जा रहा है। होम चार्जेस का बात किया गया है ना। होम चार्जेस क्या था, तो इसमें देखिए क्या होता था कि उस समय जो एक्सपेंडिचर इंडिया का एक्सचेकर से लिया जाता था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो अपने खर्चों के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। काफ़ी सारा इसमें लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, वो सब जो है इसी में आता था, होम चार्जेस में, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें ये आ रहा है। परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर्स हैं वो इसमें आएगा, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इंडिया ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट है वो भी आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन डेट है, इंटरेस्ट ऑन द रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, नॉन इफेक्टिव चार्जेस ऑफ द आर्मी है, एंड पेंशंस एंड ग्रेटिट्यूड्स पेएबल इन द इंग्लैंड to the retired civil servants of the company है। And then funds used by the waging wars outside India by British were not included in the home charges, है ना। ये देखिए याद रखो, funds used by waging wars outside India by the British were not included in home charges। ठीक है, तो ये चीजें देखिए इसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कंस्टिट्यूटेड होम चार्जेस, है ना। तो ये देखो 1 and 2 यानी कि फंड्स यूज्ड फॉर सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन, पहला ये है। और दूसरा जो आपका दिया हुआ है, फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया, है ना। ये चीजें, ये दोनों चीजें इसी का है। आगे देखो हम लोग बात करेंगे इंपेरियल जो प्रेफरेंसेस है उसके बारे में दिया है कि द टर्म इंपेरियल प्रेफरेंसेस वाज अप्लाइड टू, तो हो जाएगा द स्पेशल प्रिविलेज ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। द टर्म इंपेरियल पर्सन जो था ये क्या था, अप्लाइड किया जाता है स्पेशल प्रिविलेजेस, है ना। यानी कि वहाँ से यदि आप इंपोर्ट करते हो कोई चीज़ है तो आपको कम रेट में मिलेगा, लेकिन यहाँ से इंडिया से यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रेट पे देंगे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें वही दिया है कि इट वाज अप्लाइड फॉर स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। बेस्ड ऑन दिस privileges nominal duty was paid on the British imports in India while Indian exports paid high duty in the Britain, है ना। नेक्स्ट देखो दिया है कि देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ द रीजन क्या है, द प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, है ना। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल प्रेफरेंस वाज गिवन टू इन्वेस्ट इन लैंड बाय wealthy class is reason for no independent development of industries, है ना। तो ये पूछ रहा है कि भाई देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्यों था, क्योंकि प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। आगे देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन कि द स्टेबल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी कौन कौन से है, तो हो जाएगा कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपीएम, है ना। कॉटन था उस समय, ये कब बात किया जा रहा है, तो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 1750 के आसपास जो है कौन कौन से स्टेबल कमोडिटीज था जो एक्सपोर्ट किया जाता इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से, है ना। बंगाल में यानी कि उस समय बिहार भी इंक्लूडेड था। तो कॉटन तो था ही, सिल्क भी है, साल पीटर को शोरा बोलते हैं जिसको बारूद बनाने में यूज किया जाता है, और ओपीएम जो होता है वो। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें था जैसे कि शुगर भी था, प्लस सिल्क हमने तो देख ही लिया ऑलरेडी, ये सब चीज़ों होता था, है ना। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द ईस्ट तिमेदारी सेटलमेंट, ये देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसने किया ईस्ट तिमेदारी, और इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखेंगे। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो ये बंगाल में हुआ है, बिहार में हो गया,
उड़ीसा में हो गया एंड वाराणसी में हुआ है ना, इन चीज़ों पे हुआ था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में एंड वाराणसी में। और ये टोटल एरिया के सिर्फ 19% पे हुआ है, ठीक है, ध्यान देने वाला बात है, ओनली 19%। और इसको अलग नामों से जाना जाता है, क्या नाम से, तो इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एंड विश्वेदारी भी बोलते हैं ना, काफ़ी मोटी चीज़ है, विश्वेदारी है, मालगुजारी है, जागीरदारी है और इस्तेमारी भी है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो इसमें दिया इनके कुछ कुछ फीचर्स का बात किया जाए तो ये बोला कि भाई ये लैंडलॉर्ड्स को जो है एज ए प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड यूज किया था, रिकॉग्नाइज किया, एंड इट आल्सो रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशंस और द लॉफुल सक्सेसर ऑफ द लैंड लॉर्ड्स, है ना। मान लो उसका बेटा हो रहा है तो वो उसका मालिक हो जाएगा, उसके बेटे का बेटा उसका पोता हुआ है यानी कि वो भी उसका मालिक होगा, तो एक तरह से हेरिडेटरी वो ट्रांसफर कर सकता था। और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हुआ ये उनके लिए फेथफुल रहेगा, ऐसा उन्होंने किया था, ठीक है। और इनको जो है ना राइट टू ट्रांसफर और सेल देयर लैंड भी पावर दिया गया था, ठीक है। ऑल द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स डिपेंडेड ऑन देयर पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द फिक्स्ड डेट एट द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड यदि वो नहीं पे कर रहा था उनका वो राइट खत्म कर दिया जाता था। और इसी वजह से बहुत सारा लिटिगेशन वहाँ पे हो गया था, ठीक है, और बहुत सारा इंटरमीडियरी भी हो जाता। एक अब्सेंटी लॉन्ड रिजर्व का भी कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पे क्या था करता था कि जो जमींदार था वो खुद तो सिटी में रहने लगा और एक बीच में मीडिएटर को रख दिया था कि वो क्या करेगा, वो लगान वसूल करके उसको देगा। तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं उनका शोषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इसका रेट जो है फ्रेंड्स वो था कितना, तो पता होगा, रेट रखा गया था इसको, ठीक है, 11 और 10 बाय जो 11 जो है ना वो पार्ट्स इनको देना पड़ता था, और 1 बाय जो 11 पार्ट्स हैं वो ये खुद रखते थे, ठीक है। मतलब ऐसे सोचो कि 11 पार्ट्स में 10 पार्ट जो है वो इनको अंग्रेज को देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, और 1 पार्ट्स ये खुद ही रखते थे, ठीक है। कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखो बात करेंगे, फिर ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में दिया है, पता ही है, जमींदारी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। कॉर्नवालिस ने किया था, सेम चीज़, क्वेश्चन रिपीट है, जो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। फिर देखो इसमें दिया था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 जमींदार्स वे रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर्स व्हिच वर नॉट इशूड बाय द मेनी ऑफ द जमींदार्स। रीजन क्या था इसका, तो देयर वाज नो ऑफिशियल चेक ऑन द जमींदार्स, है ना। द रीजन फॉर नॉट इशूइंग पट्टास बाय मेनी जमींदार्स वाज दैट देयर वाज नो official check on the zamindars in the permanent settlement of 1793, and they were only required to give 10 by 11 part of the revenue collected to the officials. परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा बनाया गया था, किसके साथ बनाया गया था दोस्तों, है ना। तो देखो ये जो दिया है ये आपका लैंडलॉर्ड जो था उसके लिए बनाया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट पीजेंट्स के द्वारा जो बनाया गया था उसको हम लोग बोलते हैं रैयतवारी, है ना। जो परमानेंट सेटलमेंट था जमींदारी वो लैंडलॉर्ड के साथ बनाया गया था। आगे के which of the following is correct about the permanent settlement introduced in बिहार, तो ये हो जाएगा आपका लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। इन बिहार द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंश्योर्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू फॉर द कंपनी। नेक्स्ट देखो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है क्या, कब जो है ना द राइट ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वे आर गिवन बंगाल टेनेंसी एक्ट, तो हो जाएगा 1885, याद रखेंगे 1885 में देखो क्या ना राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वे आर गिवन, ओके, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि who among the following was were associated with the introduction of रेदवारी settlement in India during the British rule, तो हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, है ना। रेदवारी के बारे में देख रहे हैं हम लोग, तो इसको देखो जो मेन जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो इनको स्टार्ट करने वाला था वो था रैयतवारी में अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ठीक है। और ये देखो कहाँ पे पहली बार स्टार्ट किया गया था, तो मद्रास के 12 माइल एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किया गया था, 1792 में किया गया है। एंड अलेक्जेंडर रीड जो है ना एंड थॉमस मुनरो ने मिलकर के ऐसा किया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस 50% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स, ओके। एंड लेटर ऑन क्या बोला कि थॉमस मुनरो जो है ना बिकेम गवर्नर ऑफ मद्रास एंड दिस एक्सटेंडेड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट परमानेंट सेटलमेंट एरियाज, गुड। इसके बारे में हम लोग और देखते हैं, ये जो था आपका रेतवारी सिस्टम था, ये क्या ना लैंड का सर्वे किया जाता था और उसके आधार पे ही
फिक्स किया जाता था रेंट, यानी कि जो ज़्यादा उपजाऊ है लैंड वहाँ पे ज़्यादा रेंट होंगे और जो कम है वहाँ पे कम होंगे, है ना। कौन कौन से एरिया में, तो देखो मद्रास में पहली बार किया गया था। इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ बॉम्बे में है, ईस्ट बंगाल में भी था, असम में भी है और कुर्ग में भी है जो कि कर्नाटका का एक एरिया है। ठीक है, याद रखना है, मद्रास में, बॉम्बे में, ईस्ट बंगाल में, असम में एंड कुर्ग में। इसके द्वारा जो डायरेक्टली जो रैयत थे यानी कि किसान थे उनको डायरेक्टली ओनरशिप दिया गया था और सबसे ज़्यादा एरिया पे यही था, यानी कि 51% है ना, 51% ऑफ द टोटल एरिया जो है ना वहाँ पे रैयतवारी सिस्टम था। ओके, एंड द रेट ऑफ द लैंड टैक्सेस इन द सिस्टम वाज वेरी हाई एंड द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर रेंट वाज हैंडल्ड वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेनली जो है आपका, हाँ देखो रेतवारी फर्स्ट कहाँ इम्प्लीमेंट किया था, तो हमने देखा मद्रास में किया था। ओके, एंड परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली दिया है तो बंगाल एंड मद्रास। हालांकि ईस्टर्न बंगाल था वो आपका रेतवारी वहाँ पे हुआ था, है ना, लेकिन नॉर्मल जो पार्ट्स है वो वहाँ पे परमानेंट। परमानेंट कहाँ पे कब हुआ था इसके अलावा, तो बंगाल में है, बिहार में, उड़ीसा में है, वाराणसी अब यूपी में है। एंड रेतवारी देखिए तो बम्बई, ईस्टर्न बंगाल, असम एंड कुर्ग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको स्किप करेंगे हम लोग एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, इसमें देखो एक क्वेश्चन दिया है कि विद रेफरेंस टू द रेतवारी सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। तो ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, 1 2 3। यानी कि द रेंट वाज पेड डायरेक्टली थ्रू बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रेट्स, द लैंड वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर पेइंग टैक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। महलवारी के बारे में हम लोग देखेंगे हम लोग, है ना। तो महलवारी सिस्टम जो था ये आपका जो है, हाँ इसमें देखो क्या हुआ था, एक पूरे विलेज या फिर जो है ना उसको एक महल का नाम दिया जाता था और उनके साथ सेटलमेंट होती था अंग्रेज का। ठीक है, जैसे कि अनलाइक परमानेंट सेटलमेंट किया था डायरेक्ट जमींदार के साथ था और रेतवारी में एक किसान के साथ होता था, लेकिन इसमें एक ग्रुप होता था, एक टोला मोहल्ला या गांव, है ना, उनके साथ वो खुद में इकट्ठा करके लगान फिर गवर्नमेंट को देती थी, है ना। तो ये ऑलमोस्ट 30% जो एरिया है वहाँ पे ये चीज़ें प्रिवलेंट था, यानी कि मालवाड़ी था। ओके, एंड ये कहाँ कहाँ था, तो देखो इसमें यूपी के कुछ पार्ट था, सेंट्रल प्रोविंसेस भी था और पंजाब भी था। ठीक है, याद रखेंगे, सम पार्ट्स ऑफ यूपी है, ठीक है, प्लस सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि एमपी वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे था, प्लस पंजाब के जो कुछ एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें लगाया गया था। ठीक है, मालवारी इसको बोलते हैं, 30% पे है दोस्तों। ओके, याद रखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट इसमें रिलेटेड हम देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड पूछे गया है। हो गया, तो देखो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। असर्शन रीजनिंग में दिया है कि गिवन द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग, तो इसमें दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीसेंट्री, है ना। ये दोनों सही है, बोथ आर एक्सप्लेनिंग टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो था ना पास किया गया था, कब किया गया था, तो 1900 में किया गया फ्रेंड्स। ओके, तो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब पास किया गया है, तो 1900। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब था, 1900 में था। नेक्स्ट इज व्हेन द फर्स्ट टी कंपनी इन असम वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये हो जाएगा 1839, 1839 में जो है ना असम में पहली बार जो है ना टी कंपनी बनाया गया है। ओके, और असम टी कंपनी इसको बोलते हैं। 5 लाख जो कैपिटल था, पूंजी जो था उससे ये शुरू किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर नाजीरा नाम का एक जगह है असम में, वहाँ पे रखा गया था। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट टी कंपनी ऑफ असम जो कि अभी भी काम कर रही है। आगे देखो इसमें दिया मारवाड़ी सिस्टम के बारे में दिया कि बंगाल में है ना होल्ट मैकेजी नाम का जो था ना वो इसने इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसका नाम याद रखना दोस्तों, होल्ट मैकेजी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मारवाड़ी सिस्टम। ठीक है, कहाँ कहाँ पे था, तो ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में भी कुछ था, इसके अलावा यूपी के कुछ एरिया में भी था एंड देन जो सेंट्रल प्रोविंसेस है वहाँ भी है और कुछ पार्ट्स ऑफ पंजाब में भी है।
नेक्स्ट देखो दिया हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बारे में दिया। तो यहाँ पे दिया है जजमानी सिस्टम गया तो नॉर्थ इंडिया में था, एंड देन भारा बलूते जो है वो महाराष्ट्र में है, मीरासी कहाँ पे तमिलनाडु में है, एंड अदैदे जो है वो कर्नाटका में है ना, याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये सिस्टम है काइंड ऑफ लोकल रूरल एरिया में खासकर ये होते हैं। बिहार में आपको पता होगा जजमानी सिस्टम था, है ना, ये अभी भी प्रेवलेंट है, नॉर्थ इंडिया में भी है। एंड देन बारह बलूते है ये आपका महाराष्ट्र में है, मीरासी जो है वो तमिलनाडु में है, एंड अडाडे दिस इज इन कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन द मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो देखो 40% है ना, ब्रिटिश इंडिया में लगभग जो है ना सेंट्रल रेवेन्यू जितना था उसका 40% लगभग मिलिट्री पे खर्चा किया जाता था, है ना। आगे देखेंगे हम लोग ड्रेन थ्योरी के बारे में दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया कि हु हैज प्रोपोनेंटेड दिस थ्योरी। तो देखिए ये जो है ना, ये दादा भाई नौरोजी ने प्रोपोनेंट किया और इनके आधार पे ये बोला जाता है कि दैट ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट्स वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नथिंग, नो मटेरियल रिटर्न्स, है ना, यानी कि जो जो पैसे थे, पूंजी था, इंडिया में जमा करके और वो लोग अंग्रेज भेज रहा था, है ना, और इंडिया का बस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एंड इंडिया वाज गेटिंग नथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको हम लोग, ड्रेन थ्योरी इसको बोला जाता है। ठीक है, एंड इसमें देखो ये दिया है कि भाई सम फैक्टर दैट कॉज द एक्सटर्नल ड्रेन, क्या फैक्टर था जो कॉज किया था एक्सटर्नल ड्रेन। तो इन्होंने कुछ दिया है जैसे कि एक्सटर्नल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ऑल द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटेन were paid by India, and a part of India's national wealth was transferred to the England for which India got no returns. ओके, आगे देखो दिया कि किसने किन्होंने ये प्रोपोन किया तो पता ही है, अभी हमने देखा। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे असर्शन रीजनिंग के बारे में दिया है दोस्तों, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे दिया है ना कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड दूसरा दिया है कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक प्लेस द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स, है ना, बोथ आर ट्रू एंड वन इज एक्सप्लेनिंग अदर। तो इसमें देखो क्या दिया है कि उस समय जो है हम लोग इंग्लैंड को तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरे कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हमारा एक्सपोर्ट है ना सरप्लस था काइंड ऑफ अंग्रेज के टाइम पे, यही दिया है रीजन। आगे देखो इसमें दिया कि कौन कौन से जो है ना क्रिटिक थे, इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो ये आपका 1 2 3 है, बोले थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम एंड आर.सी. दत्ता, तीनों थे। इसके अलावा और लोगों का भी बात किया जा रहा है इसमें, जैसे कि दादा भाई नौरोजी के अलावा रो गोविंद रनाडे हैं, ICS ऑफिसर रमेश चंद्र दत्ता भी हैं, है ना, एंड देन आफ्टर GV जोशी हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से जो थे लोग थे उस समय जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे, यानी कि जो थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने दिया है उनके सपोर्टर में दादा भाई नौरोजी के अलावा जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, R.C. दत्त भी थे, गोविंद रनाडे हैं, एंड देन GV जोशी है, सुब्रमण्यम अय्यर है, गोपाल कृष्ण गोखला भी है ना। आगे देखो इसमें दिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो ये सर सैयद मोहम्मद अहमद खान है, और ये काइंड ऑफ अंग्रेजों के चमचा बोल सकते हो, ऐसा थे। ठीक है, क्योंकि वो काफी अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, वॉज वेरी लॉयल टू ब्रिटिश एंड फेल्ट दैट द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स वाज ओनली पॉसिबल अंडर द कॉलोनियल। अच्छा, उनका मानना था कि भाई जब तक अंग्रेज रहे ना तभी तक मुसलमान का है ना वेलफेयर हो पाएगा, और उसके बाद नहीं, इसलिए वो सपोर्ट करते थे काइंड ऑफ, बट दैट वाज नॉट अ करेक्ट ओपिनियन as such about the him. That is why he did not believe in the drain theory of wealth given by Noroji, है ना। नेक्स्ट दिया है देखो, किस साल ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो बुक है वो पब्लिश किया गया था। तो ये आपका है 1901। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछ सकता है साल, बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना। तो आप रट लीजिए 1901, 1901 में इसको किया गया है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। आगे देखो इसमें दिया कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया है ना। एंड इसके अलावा उन्होंने दिया कि WC बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी ने क्या किया है, तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब किया था, तो 1865 में किया है, याद रखना है दोस्तों, 1865 में इन्होंने किया है लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना। मेन पर्पस इनका था टू एक्सपोज इंडियन ब्लड, वो द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, और फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लिबरल पार्टी से,
फिंसबरी नाम का एक जगह था। एंड देन जो अपर हाउस है उनके लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, नॉट द लोअर हाउस, है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है वहां पे हुआ था, लिबरल पार्टी से थे। वॉज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ओके सॉरी, नहीं ये देखो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड था, ठीक है, यानी कि जो लोअर हाउस इसको बोला जाता है, ठीक है। एंड अभी हमने देखा कि लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना इन्होंने किया है, ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से वही चीज दिया हुआ है कि कौन से पार्टी से इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, तो लिबरल पार्टी से किया दोस्तों, है ना, लिबरल पार्टी है। एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में देखो, विद रेफरेंस टू डिसेंट्रलाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये क्या है, तो देखो ये दोनों से, यानी कि दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1830, जो एक्ट था उसके आधार पे आपको पता होगा कि उस समय क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको ऑलमोस्ट जो अधिकार था ट्रेड का खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी, ये दो चीज़ के अलावा सब सारे जो अधिकार थे उनका ट्रेड रिलेटेड वो खत्म कर दिया गया था, और 1833 में वो भी खत्म कर दिया गया, है ना, तो ये सही है। इसके अलावा देखो एबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रावेटेड द प्रोसेस, है ना, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में दिया है कि ये सही है। सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं इसको, 1833 एक्ट को, है ना, उसी के आधार पे जो है इनको बस एक पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल मोनोपोली जो था वो हटा दिया, और इनको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया सिर्फ, है ना, याद रखना है इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, बाकी ट्रेड का पावर वो खत्म कर दिया गया। Next thing is the most effective contribution made by Databhai Naoroji to cause of Indian national movement was that he, तो देखो एक ही इसमें सही है, he exposed the economic exploitation of India by the British, यानी कि ये दोनों जो है ये सही नहीं है। He was the first Indian nationalist who did research and then propounded the theory that is called drain theory, ठीक है। Who considered that British economic policy is disgusting in India, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भाई जो ब्रिटिश की जो नीति है ना, आर्थिक नीति, वो घिनौनी नीति है, हिंदी में उसको बोलते हैं घिनौना, है ना, डिस्गस्टिंग इन इंग्लिश। And then who is regarded as the pioneer of irrigation works in South India, किनको है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पायोनियर ऑफ इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया बोला जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सर आर्थर कॉटन, है ना। कॉटन जो ये था, ये आपको पता होगा कि ये आई थिंक प्रेसिडेंट भी बना है कांग्रेस का, कब बना है ये आप देख करके बताइएगा मुझे, दिस इज योर होमवर्क दोस्त, और ये आप खोज के बताइए कि कब बनाया गया है ना। हम लोग बात कर रहे हैं सर आर्थर कॉटन के बारे में, और ये जो था इरिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था कहाँ पे, तो साउथ इंडिया में, है ना, लेकिन इसके अलावा ये प्रेसिडेंट भी रहा है कांग्रेस का, है ना। तो देखो ये क्या था, ब्रिटिश इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर था बेसिकली है, एंड ही वर्क फॉर द इरिगेशन सिस्टम ऑफ द साउथ इंडिया। सर आर्थर कॉटन इज कंसीडर्ड एज द पायनियर ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया। आगे देखो दिया विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पीरियड्स, है ना, तो देखो यहाँ पे दिया है यही सिर्फ सही है, यानी कि बनियान जो था वो क्या था, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखेंगे बनियान जो होता है, बनियान एक ट्री को भी बोलते हैं, तो पता होगा पेड़ जो होता है बड़ा सा, है ना, बरगद, उसको बनियान बोलते हैं। वैसे यहाँ पर दिया है, इसका मतलब है कि इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन मीरासीदार क्या है, तो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पे टू द स्टेट, मीरासीदार इसको बोलते हैं, ठीक है। और औरंग जो है वो यहाँ पे गलत दिया है, इसका मतलब ये हुआ इट इज अ पर्शियन टर्म फॉर अ वेयर हाउस, है ना, इसका मतलब होता है वेयर हाउस है, प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, तो औरंग मतलब होता है वेयर हाउस, बनियान मतलब इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मीरासीदार मतलब होता है डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पे टू द स्टेट। आगे देखो इसमें दिया है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी किया था, तो ये था आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, है ना, आपने सुना होगा कि नील की खेती वगैरह होता था, या गन्ने वगैरह या कॉटन वगैरह ना, इस तरह का जो कैश क्रॉप्स था वो ज़्यादा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये दिया है कि which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century, तो ये आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रूइंड, है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बारे में दिया है कि भाई इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, तो यह हो जाएगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रूइंड, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है ऑन इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश का जो है वो चैप्टर हमने किया है, और उसके बाद हम करेंगे 1857 का,
तो इसमें रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन बताएंगे हमें कि जो मालवाड़ी सिस्टम था वो किसने, जो उसको इंट्रोड्यूस करने वाला था उसका नाम क्या है, ठीक है, और ये कितने परसेंटेज पे हुआ था मालवाड़ी। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि जो पंजाब में जो अलाइनेशन जो एक्ट था वो कब लाया गया था, किस साल में लाया गया था, ठीक है। एंड देन आप बताएंगे कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, और इन्होंने एक सोसाइटी लंदन में बनाया था, किन के साथ मिलकर के बनाया था और कब बनाया था, ठीक है। कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया ये चीज़ें। आई होप कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसके अलावा हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट चीज़, दैट इज कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी फेमस चीज़ इज दिस, एंड डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद द ग्रीस कैरिज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, है ना। तो ये जगह आपका दिसंबर 1856। डेट जो है याद रखिए, कभी कभी पूछता है। दिसंबर 1856 में किया गया था। व्हेन वाज द न्यू इनबिल्ट राइफल विद द ग्रीस कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस्ड, दिसंबर 1856 में था, यानी और नवंबर 1856 नहीं होगा, जनवरी 1857 भी नहीं है, फरवरी 1857 भी नहीं है, ओके। और देखो इस चीज़ को जो है, ये राइफल जो है ना, सबसे पहले ट्रायल के लिए लगाया गया था और 3 जगहों पे इनको यूज किया गया था ट्रायल पर्पज़ के लिए, दमदम पे, अम्बाला पे और सियालकोट में, याद रखेंगे, पूछ सकता है आपको। और इसमें क्या होता था कि सोल्जर्स को ना उनके जो आउटर कवरिंग था उनको दांतों से काट के हटाना पड़ता था, ओके। और ऐसा बोला जाता था कि भाई इसमें जो है ना गाय या फिर सुगर की चर्बी है, और इसी वजह से दंगा भड़क गया था यहाँ पे, ठीक है। इमीडिएट कॉज है, आपको यही पता होगा, सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, इमीडिएट कॉज था इसका। मंगल पांडे जो है ना इंसिडेंट जो है ना टुक प्लेस कहाँ पे है, ये आपका बैरकपुर में है, ठीक है। 29 मार्च 1857 को ये हुआ था, मंगल पांडे। एंड इन्होंने जिसको मर्डर किया था, जिस सर्जेंट का, उसका नाम था मेजर एडजुटेंट, है ना। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है रेजिमेंट थे, पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। 34th, है ना। ये डेट याद रखिए, बैरकपुर में जो घटना हुआ था ये जो है ना, ये आपका 29 मार्च 1857 को हुआ है, ठीक है। और इसके लिए इनको पनिश किया गया था, मंगल पांडे को। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ 34th, सेम चीज़ दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साहेब आलम जो है ना बहादुर, भाई बहादुर शाह, ये टाइटल किन को दिया गया था, तो ये आपका वक्त खान को दिया गया था, क्योंकि वक्त खान जो था कमांडर था दिल्ली का उस समय, है ना। साहेब आलम बहादुर का जो है टाइटल दिया गया था, ठीक है। देखो इसमें जो नेक्स्ट जो दिया है आपका पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट जो दिया था, तो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इसमें बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्या दिया है कि हु आर द कोरिस्पोंडेंट ऑफ द, important चीज है, who was the correspondent of the newspaper Times published from the London 1857 wrote that nobody in the North India looks at white man's car friendly view, तो ये हो गया W.H. रसेल, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन बंदा था जिसने ये लिखा था न्यूज़पेपर में, टाइम्स नाम था न्यूज़पेपर, और 1857 में पब्लिश हुआ था, तो ये था W.H. रसेल, ठीक है। रसेल जो था ही वॉज एन आयरिश रिपोर्टर विद द न्यूज़पेपर जिसका नाम था द टाइम्स, ओके। ही वॉज सेंट टू इंडिया बाय द टाइम्स टू रिपोर्ट ऑन 1857 म्यूटिनी। फर्स्ट वॉर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ओके। लेफ्टिनेंट जनरल डॉब्सन, है ना, एंड विलोवी resisted but he was defeated. नेक्स्ट देखो दिया क्या है, वेयर वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड, तो वही सेम चीज दिया है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, मेरठ है। This question is the first event relating to the War of Independence of 1857 was the marching of Sipahies to the Delhi's Red Fort. Marching of Sipahies to Delhi's Red Fort जो था ना, was the first event related to the War of Independence in 1857, and Nana Sahib revolted on 5th June 1857 in Kanpur. Begum Hazrat Mahal had led rebellious in Awadh on 30 मई 1857, है ना। 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल जो है ना रिबेलियस हो गया था।
एंड देन रिवोल्ट ऑफ रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो स्टार्टेड इन जून 1857 and ended after her martyrdom on 18th June 1858. Okay. Which of the following was not a reason for making the seafarers of the East India Company rebellious? तो देखो ये नहीं था, बाकी सारा था, यानी कि the inefficiency of the officers, stoppage of the bhatta, the order to the seafarers to travel on ships, and the first of the officers of the company to spread Christianity. ये सारे रीजन थे इसके. ओके आगे देखो, द सिंबल जो है ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस क्या था? तो ये था आपका लोटस एंड चपाती, यानी कि कमल का फूल एंड रोटी. ओके which of the following centers of uprising that 1857 was captured by the British? ये था दिल्ली, है ना. एंड देन नेक्स्ट जो दिया हुआ आपका बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम जो है ये आपका वाराणसी है. वाराणसी में जो है ना इनका नाम ओरिजिनली मणिकर्णिका था बचपन का नाम, और ये 19 नवंबर 1835 को जन्म लिया था इन्होंने. कहाँ पे था? गोलघर वाराणसी में इनका जन्म हुआ था. एंड उनका फादर जो था इनका नाम था मोरोपंत, एंड इनके हस्बैंड का नाम था किंग गंगाधर राव. ओके एंड शी वाज मैरिड टू महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी एट द एज ऑफ 14. 14 साल में इनकी शादी हो गई थी. कहाँ पे हुआ था? तो झांसी का राजा था, इनका नाम है महाराजा गंगाधर राव. पिता का नाम था मोरोपंत, जन्म लिया था ये गोलघर वाराणसी में, बचपन का नाम था मणिकर्णिका. नेक्स्ट देखो इसमें दिया है Who among the following was the leader of the revolt during 1857? बरेली में कौन था? तो खान बहादुर था. बरेली में याद रखेंगे, बरेली में कौन है? खान बहादुर है. Bahadur Shah appointed him viceroy and he treated Hindus and Muslims equally and reflected his able administration. Okay. Next जो दिया ना, who was the leader of the rebellion in Bareilly, उत्तर प्रदेश during the 1857? तो हो जाएगा आपका खान बहादुर खान, है ना. खान बहादुर खान के बारे में देख दिया, who was the leader of rebellion in Bareilly, उत्तर प्रदेश? खान बहादुर खान. समाधि है महारानी लक्ष्मीबाई की कहाँ पर है? तो ग्वालियर में. ग्वालियर में इनका डेथ हुआ था, वीर गति की प्राप्ति हुई थी इनकी. एंड हु ग्रोज नाम का जो इंग्लिश कमांडर था उनके साथ इनका फाइट हुआ था. ओके नेक्स्ट देखो दिया कि द रिबेल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, किनके द्वारा लेड किया गया था? तो ये बेगम ऑफ अवध, है ना. अवध के जो बेगम था उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था. बेगम हजरत मार इनका नाम है. 30 में 1857 अवध लखनऊ में स्टार्ट हुआ था ये. एंड सी क्राउंड हर माइनर सन, उनके जो माइनर सन था उनका नाम था बिरजीस कादिर. ठीक है, वो माइनर था लेकिन उनको राजा इन्होंने घोषित किया था एज अ रॉयल हेयर एंड टुक चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ द अवध. आगे जाके क्या हुआ? कॉलिन चैंपबेल री-एनेक्स लखनऊ विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट ऑन मार्च 21, 1858. ठीक है, बरजीज कादिर याद रखेंगे, ये इनके बच्चे का नाम था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 अवध वाज, वही सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. हाँ, इलाहाबाद में जो था कौन थे? तो ये मौलवी लियाकत अली. ओके लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल 1857 केम फ्रॉम अवध. लगभग 75,000 सोल्जर जो था ना, सिर्फ एक रीजन जिसका नाम था अवध. कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब जो है वो थे तात्या टोपे. ओके द इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ नाना साहब एज अ पेशवा इन कानपुर एंड नाना साहब वाज होलहार्टेडली सपोर्टेड बाय कमांडर इन चीफ जिसका नाम था तात्या टोपे. अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू नाना साहब. ओके फ्रेंड्स, याद रखना है अजीमुल्ला खान जो है ये एडवाइजर थे. किनके एडवाइजर थे? तो ये नाना साहब के थे. ही वर्क एज सेक्रेटरी ऑफ नाना साहब. ही इज आल्सो नोन एज क्रांति दूत. ओके इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे. इनको क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है. पूछ सकता है कि भाई क्रांति दूत किन को जाना जाता था 1857 की लड़ाई के टाइम पे? तो ये अजीमुल्ला खान जो कि एडवाइजर है नाना साहब का. तात्या टोपे के बारे में दिया कि विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बीटेड बाय द फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? तात्या टोपे. मतलब शिवपुरी जो एमपी में वहाँ पे इन्हीं का एक फ्रेंड ने इनको धोखा दे दिया और ये पकड़े गए. इनके फ्रेंड का नाम क्या था? जो धोखेबाज दोस्त था उसका नाम था मान सिंह. ठीक है, तो इसका भी कभी इस धोखेबाज दोस्त का भी नाम याद रखिए, पूछ सकता है. तो इसका नाम है मान सिंह और शिवपुरी जंगल में इनको पकड़ लिया गया था. ओरिजिनली जो था ये रहने वाले देखा गया योला महाराष्ट्र के. ओके
आगे देखो, रियल नेम ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ अठारह सत्तावन, रामचंद्र पांडुरंग, किन का नाम था दोस्तों? तो ये है आपका तात्या टोपे, है ना। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। Who the following places did कुंवर सिंह, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिलोंग टू? तो ये बिहार से थे, बिहार के जगदीशपुर से थे, ठीक है। और शाहबाद रीजन भी उसको बोलते हैं। अभी फिलहाल ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। आरा डिस्ट्रिक्ट भी वो उसको बोलते हैं। तो इन्होंने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई किया था, कई सारे वॉर इन्होंने लड़ा था, ओके। कई सारे जो इंग्लिश कमांडर है उनके साथ फाइट किया था इन्होंने, जैसे कि ब्रिगेडियर डगलस, है ना। इसके अलावा जो कैप्टन ली ग्रांड है, इसके साथ भी इनका फाइट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं कुंवर सिंह के बारे में। दिया है कि कुछ प्लेस, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। जगदीशपुर होगा इसका आंसर। एंड देन कुंवर सिंह ज्वाइन द रिवेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश, कहाँ पे? तो इसमें आरा में इन्होंने किया ज्वाइन, ठीक है। बट बीपीसी जो है ना, उन्होंने ऑप्शन बी दिया है, पटना दिया है, ओके। अच्छा, यही था अजूबा क्वेश्चन जिसका बीपीसी ने ये बोला था भाई कि उस समय फिजिकली जो है वो आरा में थे, लेकिन मेंटली ये पटना में थे, ठीक है। तो कभी कभी बीपीएससी भी जो है ना, काफ़ी इनसेन लॉजिक दे देती है। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही आदमी है ना। इसका आंसर है कि कहाँ पे कुंवर सिंह ने ज्वाइन किया था रिवेलियन 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश। तो नॉर्मली आ रहा होना चाहिए, लेकिन बीपीसी ने पटना दिया था। खैर, दोनों चीज़ को हम कंसीडर करते हैं। आगे देखो, इसमें दिया है हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये है बाबू कुंवर सिंह, सेम चीज़ है, रिपीटेड है। कुंवर सिंह के बारे में फिर वही चीज़ दिया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो आगे इसमें दिया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1857 इन असम, है ना। तो असम के बारे में जो दिया है वो आपका है दीवान मनीराम दत्ता, है ना। याद रखेंगे दोस्त, डीएम दत्ता, है ना, दीवान मनीराम दत्ता। ये जो है असम से इन्होंने लड़ाई किया था, 1857 को लीड किया था, ठीक है। लास्ट किंग्स ग्रैंडसन गंधपेश्वर सिंह एज किंग इन असम, है ना। मनीराम वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम। अच्छा, बाद में इनको फांसी की सजा दे दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट दिया था सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार 15 जुलाई से लेकर 1857 से 20 जनवरी 1858 कहाँ पे था? तो जगदीशपुर है ना। ये लड़ाई जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका बिहार में। सबसे पहले पूछ सकता है कब हुआ था, तो 12 जून से, दोस्तों याद रखना इसको। और ये कहाँ पे है? ये तो ये रोहिणी विलेज है, जो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का रोहिणी विलेज है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, ओके। और उस समय जो है ना, बिहार में जो कमिश्नर था पटना का डिवीजन का, उसका नाम है टेलर, याद रखेंगे इसको, ओके। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ, है ना। ठाकुर कुशल सिंह अहुआ जो है ना, डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। आगे देखो दिया हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट ए सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशन इन 1857। तो जयपुर, जयपुर सेंटर नहीं था, ठीक है। बाकी सारा यानी कि अहुआ भी है, नीमच भी था और अजमेर भी था, यानी कि जयपुर में वॉर नहीं हुआ था, याद रखेंगे। अहुआ में हुआ है, नीमच में हुआ है, अजमेर में हुआ है। हु द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। तो हो जाएगा सादत खान, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लड़ा है, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं लड़े हैं, बाकूलाल चतुर्वेदी भी नहीं थे, सादत खान थे, है ना। सादत खान हैड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रिवोल्ट। कहाँ से? तो इंदौर से है दोस्तों, याद रखेंगे, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है इसीलिए। इंदौर से जो लड़ाई किया था उनका नाम है सादत खान, ओके। नेक्स्ट जो दिया है वो आपका मौलवी अहमदुल्ला के बारे में दिया है कि ही वॉज ग्रेटेस्ट इनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ, है ना। मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद अयोध्या से थे, है ना, उनके ऊपर इनाम भी रखा गया था पकड़ने के लिए 50,000, है ना। देखो ऐसे उल्टा करके पूछ सकता है कि भाई कितना इनाम रखा गया था, 50,000 रुपया उस समय में, समझ सकते हो इतना। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब विरोधी थे और इतने खतरनाक थे ब्रिटिश के लिए कि इनके ऊपर 50,000 रुपया उस समय में रखा गया था, ठीक है, इनाम। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है क्या, कुछ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम द भोपाल लेड द मेन मूवमेंट ऑफ सेक्रीफाइस हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल इंडिपेंडेंस। तो हो जाएगा फैज मोहम्मद खान, है ना।
इंदौर से हमने देखा ये सादत खान था, लेकिन भोपाल से भी थे एक जिनका नाम है फजील मोहम्मद खान, और इन्होंने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी 1857 में, और इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट। कौन से पोएट थे जिनके द्वारा ये देखा गया एक तरह से, है ना? तो गालिब। गालिब जो है गज़ल गाते हैं, शेर और शायरी गाते हैं, आपने काफ़ी सुना होगा इनके शेर और शायरी। गालिब, है ना? 1857 को इतने विटनेस किया था, और ये रहने वाले आगरा से थे। ओके, उर्दू पोइट थे मेनली मिर्जा गालिब, आगरा के। इनका जन्म जो हुआ था 1797 में हुआ था, और मृत्यु हुआ है आपका 1869 में दिल्ली में हुआ है। नॉट एसोसिएटेड विथ 1857। पूछ जा रहा है कि भाई कौन इसमें एसोसिएटेड नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह, बाकी सारा है इसमें। फिर ये नॉट रिलेटेड टू 1857, तो ये ऊधम सिंह नहीं है। ऊधम सिंह आपको पता होगा 1940 में इन्होंने जो है माइकल ओडायर जो है उसका एक तरह से है ना मर्डर कर दिया था इंग्लैंड में जाकर के, तो ये 1857 में नहीं थे। बेगम हजरत महल थे, कुंवर सिंह थे, प्लस मौलवी अहमदुल्ला भी थे। Which dynasty supported British maximum during this? सिंधिया ऑफ ग्वालियर। लॉर्ड कैनिंग ने इनके बारे में बोला था कि देखो इफ सिंधिया जॉइस द रिबेल आई विल पैक ऑफ टुमारो। ठीक है, मतलब सिंधिया जो था कभी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसको सपोर्ट किया था अंग्रेज को, इसलिए भाई ये कैनिंग जो था ये बोला था कि यदि सिंधिया जो है ना रिबेल्स को ज्वाइन करेगा तो कल ही हमको बोरिया बिस्तर बांध के और एकदम इंग्लैंड भागना पड़ेगा। और हिस्टोरियन जो है यूरोपियन हिस्टोरियन ने काफ़ी प्रशंसा किया था कि इनका, तो सर दिनकर राव जो ग्वालियर के मिनिस्टर थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था अंग्रेज का। एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया रिमेन न्यूट्रल इन 1857 वॉर। किन किन लोगों ने मेनली इनको सपोर्ट किया था, डिड नॉट सपोर्ट किया, यहाँ पे दिया है कौन कौन सपोर्ट नहीं किया था 1857 में, कौन से वर्ग के लोग। तो देखो ये है, यानी कि साहूकार भी नहीं किया था, लैंड लॉर्ड्स भी नहीं किया, और किसने सपोर्ट किया, तो इन्होंने किया है एग्रीकल्चर लेबर थे प्लस फार्मर थे, इनने किया सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखो इसमें दिया है कौन कौन से जगह के जो है ना रूलर यहाँ को सपोर्ट किया था। तो देखो जैसे पटियाला का है, जींद का है, ग्वालियर, हैदराबाद, सिख और पंजाब, ये सब इन्होंने क्या किया, हेल्प किया था इनको, है ना? और जो मेनली था ये आई थिंक ईस्टर्न इंडिया है ना, जैसे बिहार, बंगाल वगैरह या यूपी वगैरह, वहीं पे था मोस्टली। जगहों पे नहीं हुआ था, जैसे कि साउथ इंडिया, पंजाब टेरिटरी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेस्ट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे वार हुआ ही नहीं था दोस्तों। आगे इसमें देखो दिया कि हु वाज द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। तो दिस इज निजाम ऑफ हैदराबाद, है ना? ये दिया कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबेल अगेंस्ट ब्रिटिश। निजाम ऑफ हैदराबाद रेबेल नहीं किया, बाकी सब ने किया, यानी कि राजा ऑफ विशाखपट्टनम ने किया, पोलीगोर ऑफ तमिलनाडु ने किया, दीवान वेलुटम्पी ऑफ चापनकोर ने भी किया है दोस्तों। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये हो जाएगा चित्तौर, है ना? नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये चित्तौर हो जाएगा। ओके, यानी कि झांसी जो है ये अफेक्टेड किया गया, झांसी अफेक्ट है, जगदीशपुर अफेक्ट है, और लखनऊ भी अफेक्ट है। ठीक है, चित्तौर जो राजस्थान में पड़ता है तो ये अफेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा, है ना? कौन से पार्ट देखो फिर बोला कि अनअफेक्टेड आए, है ना? बिहार के पूछे जा रहा है, बिहार में, है ना? तो देखो ये जो है ना ओनली 5, यानी कि मुंगेर नहीं रहा था, बाकी सब जगह पे हुआ था। दानापुर में हुआ है, आरा में हुआ है, पटना में हुआ है, मुजफ्फरपुर में है, याद रखेंगे। सिर्फ मुंगेर में नहीं हुआ था, है ना? आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, इन सब जगहों पे लड़ाई हुआ था बिहार में, है ना? ये देखो मिलाने के लिए दिया है कि कौन कहाँ से थे, है ना? तो वक्त खान दिल्ली से थे, पता होगा आपको। मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह जो है आरा है, और नाना साहब है कानपुर। अगेन सेम चीज़ दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोड़ के स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपका लखनऊ लियाकत अली नहीं है, इलाहाबाद से था। लियाकत अली जो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, है ना? बाकी ये सारा सही है, यानी कि संबलपुर से सुरेंद्र शाही था, है ना? ये गलत था सिर्फ। गंजाम से आपका राधा कृष्ण धनदेसा था, कश्मीर से आपका गुलाब सिंह है ना? नेक्स्ट देखो दिया है क्या, हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, नाना साहब था, बेगम हजरत महल था। ठीक है,
तो ये मोर देन वन हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे वही सेम चीज रिपीटेड है। ओके, नॉट करेक्टली मैच्ड दिया है यहाँ पे, तो यानी कि ये मैच्ड नहीं है दोस्तों, बाकी सब मैच्ड है, यानी कि लखनऊ ये मैच्ड है आपका। प्लस मेरठ के बारे में देखो, मेरठ जो है ना ये भी मैच्ड है। ठीक है, तो आगे देखो इसमें दिया है 29 मई 1857 soldiers of Barakpur, West Bengal refused to use the fat containing cartridge and revolted. Again 10 May 1857 में देखो दिया 3rd Bengal Light Cavalry and 20th Regiment of British Indian Army position in the Meerut revolt. ठीक है, तो देखो आगे इसमें दिया है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट, तो आपको पता होगा ये लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल इस समय का। कैनिंग के बारे में दिया कि क्या क्या किया था उसने, तो देखो इसने है ना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1866 में लाया था, जुडिशल रिफॉर्म किया था, है ना, एस्टैब्लिश हाई कोर्ट इन बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कैनिंग, एंड इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म उसने क्या किया, हिंदू वीटो डैमेज एक्ट 1856 लाया था, एंड वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ओके, सेम चीज दिया दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु आर द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट द बैरकपुर, बैरकपुर में जो बंदा था कमांडिंग अफसर उसका नाम है आपका हियरसे, है ना, जॉन बेनेट हियरसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। हु मेड इलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857, तो जगह लॉर्ड कैनिंग, है ना, क्योंकि वो गवर्नर जनरल था उस समय में और उसने बनाया था। कौन प्राइम मिनिस्टर था उस समय, था देखो पामस्टन था, है ना, याद रखेंगे दोस्तों, विन विस्काउंट पामस्टन था। ओके, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ड्यूरिंग दिस टेन्योर। नॉट करेक्ट के बारे में देखो दिया है, which of the following is not associated with revolt of 1857, तो ये तीनों जो दिया हुआ नाम ये 1857 से रिलेटेड नहीं है। फेल्यूर ऑफ द 1857 कॉज में क्या था, तो देखो लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये चीजें था मेन रीजन, बाकी ये चीजें रीजन नहीं था। लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऐसा नहीं, यानी कि था, मतलब यूनिटी था दोनों में, एंड इट्स इफेक्ट वाज विद इन लिमिटेड एरिया, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। नॉन पार्टिसिपेशन लैंडलॉर्ड्स, ये सब रीजन नहीं है। आगे देखो इसमें दिया था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड, क्यों फेल कर गया था, ऑल ऑफ द अबव दिया है ना, यानी कि देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी पर्पस इन अमंग सिपाहीज, जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन इंडियंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ 1857, this is all of the above. Military superiority of the British, rebels did not have a unified program and ideology, and there was a lack of support from the all section of society. Next, the British were able to suppress the uprising of 1857 in the Rajput state because the local Rajput rulers did not support the revolutionaries. Okay. नेक्स्ट थिंग देखो दिया कौन कौन से ब्रिटिश जो ऑफिसर था ना जो अपना लाइफ खो दिया था ड्यूरिंग दिस 1857 वॉर, लखनऊ में पार्टिकुलरली, तो ये था ओके जनरल नील, मेजर हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस, है ना, यानी कि ये सिर्फ नहीं था जो निकोलसन है वो नहीं था, बाकी सारा जनरल नील है, मेजर हैवलॉक है, सर हेनरी लॉरेंस भी है। नील हैवलॉक, हैवलॉक तो पता होगा अंडमान निकोबार में एक आइलैंड जो है ना उसके नाम पे रखा था गया था, अब हालांकि चेंज कर दिया गया। मैं जब घूमने गया था आई थिंक 2-3 साल पहले, तो हैवलॉक आइलैंड पे भी गया था, काफ़ी अच्छा बीच है, और वहाँ का एक बीच है राधा बीच, काफ़ी फेमस बीच है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन द एशिया, है ना, कभी आपको मौका मिलेगा तो जरूर जाएगा घूमने। हैवलॉक आइलैंड है अंडमान निकोबार में, एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, तो देखो ये तीन बंदा था, नील, हैवलॉक एंड लॉरेंस जो था ना, ये मरते मरते जो है ना अपना जीवन कुर्बान कर दिया गया था। चलो आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें दिया असर्शन रीजनिंग के बारे में देखो दिया है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है ना, तो ये दिया आपका द फर्स्ट वार ऑफ 1857 जो है ना फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सही है, एंड द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट shied away from the struggle, सही है, क्योंकि उसमें जो दादा ये बहादुर शाह जफर थे काफी ओल्ड हो चुके थे और एक तरह से वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाया, है ना, तो जो लोकल लीडर्स वगैरह या दूसरे राजा वगैरह था कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें, तो ये भी एक तरह का रीजन था, यानी कि लैक ऑफ सेंट्रल बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी था,
है ना। किसने बोला इसको कॉन्स्पिरेसी 1857 को रिवोल्ट को, है ना। तो ये हो जाएगा आपको, देखो ऑप्शन है आपका ऑटरम एंड टेलर, जॉन के, लॉरेंस एंड होम्स। याद करो, सब कुछ देखकर ही नहीं बताएंगे आपको। तो ये हो जाएगा सर जेम्स ऑटरम एंड टेलर, है ना। जेम्स ऑटरम एंड टेलर ने इसको कॉन्स्पिरेसी की संज्ञा दिया गया। 1857 को ये बोला था कॉन्स्पिरेसी। क्या नाम है इसका? तो जेम्स ऑटरम एंड टेलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखो इसमें दिया है इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो दिया है कि अकॉर्डिंग टू जॉन सीले इट वाज ए सिपाही मैटरनी, है ना, सिपाही विद्रोह था। सीले नाम का जो बंदा था उसने बोला। टी आर होम्स ने बोला था कि दैट इट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म, है ना। सीले नाम का आदमी ने बोला था कि भाई ये सिपाही मैटरनी है। प्लस टी आर होम्स नाम का जो आदमी है उसने बोला था कि ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। एंड जेम्स आउटरम एंड टेलर ने क्या बोला था? इट वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। ओके, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आउटरम टेलर ने बोला था ये चीज़ें, एंड देन सीले ने बोला सिपाही म्यूटिनी, एंड होम्स ने क्या बोला? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। किसने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वी डी सावरकर। ओके, एंड आर सी मजूमदार जो थे वो बोले कि भाई ये तो नौ तो पहली लड़ाई है आज़ादी की, नौ ही मतलब सिपाही विद्रोह है। ठीक है, काइंड ऑफ निगेटिव पर्सनालिटी थे वो। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है कौन थे? तो ये डॉक्टर एस एन सेन थे, है ना। याद रखेंगे इसको। 1857 नाम का बुक उसने पब्लिश किया है। फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, है ना। तो ये देखो कौन है? तो ये आपका सर सैयद अहमद खान है। चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कंफ्यूज नहीं करना आपको वी डी सावरकर में, है ना। वी डी सावरकर में कंफ्यूज नहीं करना आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका सर सैयद अहमद खान जो पहली बार कोई इंडियन लैंग्वेज में किसी इंडियन राइटर ने लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखा है बुक, इनका नाम है असबाब बगा बगावत ए हिंद। ठीक है, बुक का नाम है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असबाब बगावत ए हिंद, रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। 1864 में ही पब्लिश कर दिया गया था। कॉज ऑफ 1857 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि चूंकि ये प्रो अंग्रेज थे तो इसलिए ये इंडियंस के बारे में अच्छा कुछ लिखे नहीं होंगे, उन्हीं की प्रशंसा किया होगा इसमें, है ना। चलो आगे देखते हैं। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, तो ये देखो आरसी मजूमदार, ये बंदा नेगेटिव टाइप का आदमी था, है ना। इसने क्या लिखा है कि सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, इतना नेगेटिव बनने की क्या जरूरी यार, थोड़ा बहुत तो देशभक्ति की भावना रखो, है ना। देख रहे हो, बोले कि भाई न तो ये पहला द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो न तो ये इंडिपेंडेंस का वॉर था, न ही नेशनल वॉर था, न ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, है ना। एनीवे, आगे देखते हैं हम लोग। इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ राजस्थान इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला था? वही आरसी मजूमदार ने ही बोला है। ठीक है, सेम चीज के बारे में दिया है दोस्तों। आगे देखो इसमें दिया इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी वाज इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज। हिस्टोरियन विद रिगार्ड टू दिस फैक्ट, किन्होंने बोला कि इंडियन नेशनलिज्म है इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तो आरसी मजूमदार ने बोला, कि जेम्स आउटरम ने बोला, कि टी आर होम्स ने बोला, या फिर किसने बोला? तो भाई ये जो है मजूमदार एंड सेन ने मिल करके बोला है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। एम्ब्रॉयनिक स्टेज इन्होंने बोला है इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, है ना। आगे देखो, दी द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इट गेव द डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, है ना। इसके बाद यानी कि खत्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और डायरेक्ट ये क्वीन जो है उन्होंने अपना हाथों में ये शासन ले लिया था, विक्टोरिया, है ना। फर्स्ट नंबर 1857 को प्रोक्लेमेशन हुआ था, उसके आधार पे किया गया था। फर्स्ट नंबर 1857 सेम चीज दिया है। आगे देखो, इंडियंस वेयर assured of many things in the declaration of Queen Victoria in 1858. Which among the following assurances was fulfilled by the British government? The policy of annexation will be abandoned, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखो इसको। एनेक्सेशन जो था, जो डलहौजी वगैरह किया था, तो उन सब चीजों को बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, धोखा से जो है आप लोगों का राज हम लोग नहीं आते आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बारे में देखो दिया हुआ है 1 और 2 है, यानी कि
to disclaim any intentions to annex Indian states and to place the Indian administration under the British crown, है ना, ब्रिटिश क्राउन के अंदर में दे दिया गया था। नेक्स्ट देखो दिया कि which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the separation of 1857। ये हो जाएगा फ्रेंड्स पील आयोग, याद रखेंगे पील आयोग जो है ना बनाया गया था 1857 की वॉर के बाद, है ना, और ये जो है ना आर्मी रिओर्गेनाइजेशन पे आधारित था एंड सेपरेशन ऑफ दी रिवोल्ट 1857 था। और आपको पता होगा कि इस आयोग के बाद जो है खासकर जो अवध या फिर यानी कि यूपी बिहार के रीजन के जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम कर दिया गया, क्योंकि वो लोग ही विद्रोह किए थे। और जो सोल्जर्स हैं इस इधर देखो दोस्तों हमारा वेटरी यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, बट कोई नहीं, हार नहीं मानेंगे दोस्तों, खत्म करके इस चैप्टर को छोड़ेंगे जो 1857 का वॉर है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे देखो जो सोल्जर्स जो थे ना जैसे पंजाब या गोरखा वगैरह है ना, पठान वगैरह, इन सबको फिर बाद में लेना शुरू कर दिया था ज़्यादातर, है ना, क्योंकि वो सोल्जर्स वगैरह है ना वो विद्रोह नहीं किए थे, ये मेन रीज़न था। अवध वगैरह रीजन में है ना ये काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ था, तो इनको लगा कि भाई इस तरह के सोल्जर्स जो हैं बागी होते हैं, है ना, तो ये रीज़न था। प्लस इसके अलावा जो रेशियो था ना, जो ब्रिटिश सोल्जर्स था वो भी बढ़ा दिया था आर्मी में, पहले कम था लेकिन इसके बाद जो घटना के बाद जो है ना ज़्यादा बढ़ा दिया। आगे देखो इसमें दिया है कि 93 क्वेश्चन जो है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, कहाँ पे, हाँ वही चीज़ जो हम बात कर रहे थे, तो देखो यही चीज़ दिया है आपका, गोरखा से, सिख से, पंजाबी इन द नॉर्थ प्लस पठान वगैरह, है ना, पठान जो है मुस्लिम सोल्जर्स वगैरह जो है ना, इन लोगों को ज़्यादातर मात्रा में, क्योंकि ये लोग इनका अंग्रेज का मानना था कि ये जो गोरखा सिख पंजाबी जो है ये उतना विद्रोह ही नहीं है। ठीक है, तो ये रीज़न था इनका। ओके, हाँ ये देखो ड्यूरिंग दिस 60% सोल्जर्स था बंगाल का था, है ना, फ्रॉम अवध एंड नॉन वेस्ट प्रोविंस। अच्छा, जो विद्रोह किया था उसके बारे में दिया है ना। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अदर सिविल अपराइजिंग का, जो कि आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है और जाते जाते मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिनका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो आप बताइए कि लखनऊ में कौन से ब्रिटिश अफसर था जिनकी 3 ऑफिसर्स है, हमने अभी अभी पढ़ा है, जिनकी जान चली गई थी, है ना, रक्षा करते हुए, जो लखनऊ रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिश का था ना उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पहले साहब बताइए कि हमारी जो वीर रानी बाई लक्ष्मीबाई थी उनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, और उनके पिता का नाम क्या था, हस्बैंड का नाम क्या था, और उनकी समाधि कहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा और भी बताइए कि दिल्ली में किसने लीड किया था इसको, कमांडर कौन था, एंड इलाहाबाद में इनका कमांडर कौन था। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन आप देखिए फटाफट बताइए, ताकि हम समझेंगे कि आपने ज़रूर वीडियो को सुना है और आप अटेंटिव थे, क्योंकि आपका ये आंसर जो है इस वीडियो में ही ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्त, तो आपको वंस अगेन छठ पूजा की ढेर सारा शुभकामनाएं बताइए। ठीक है, एंजॉय कीजिए बिहार का छठ पूजा। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई करते रहिए।